राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं का दावा है कि एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत रहा है। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दावा किया कि विपक्ष के कई विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। अब उमेश कुशवाहा के दावे पर वार पलटवार तेज हो गया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। खाली हो रही इन 5 सीटों पर चुनाव 16 मार्च को है, लेकिन जीत का दावा अभी से तेज हो चुका है। एनडीए ने सोच समझकर 5 उम्मीदवारों को खड़ा किया है और गारंटी है 5 एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी सुनिश्चित। 202 विधायकों के समर्थन वाले एनडीए के नेताओं का दावा है कि वोट का गणित एनडीए के पक्ष में है। 100% हम 5 सीट जीतेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे। हम लोग के संपर्क में तमाम जो है कुछ विपक्ष के लोग भी हमारे जो है संपर्क में हैं। उमेश कुशवाहा के दावे पर सियासत बेहद तेज हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक संपर्क में हैं, तो मुगालते में है, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है और कहा सत्ता पक्ष के लोग मुगालते में हैं। 16 मार्च को उन्हें पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। ये तो आने वाला समय में बताएगा और हमारे सभी सम्मानित विधायक जो 6 हैं वो इंटैक्ट हैं। बता दें, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। ऐसे में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 202 विधायक हैं, यानी 4 सीट आसानी से एनडीए की झोली में जाती दिख रही, जबकि 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 वोट का जुगाड़ करना है। जबकि 35 विधायकों वाले महागठबंधन को 6 वोटों की दरकार होगी। ऐसे में दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि राज्यसभा की 5वीं सीट किसके नाम होती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं जेडीयू ज्वाइन करने के बाद से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पहुंचकर मत्था टेके। वहीं कंकड़बाग में मंजू सिन्हा पार्क जाकर अपनी मां की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। अपनी मां को याद कर भावुक होते हुए निशांत ने कहा कि आज मां होती तो बहुत खुश होती। मां को मिस कर रहे निशांत। हाँ, याद तो आती है। मां की याद आती है, ये जज्बात हैं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के। अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के तीसरे दिन निशांत पटना के कंकड़बाग के मंजू सिन्हा पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान निशांत बेहद भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि आज मां होती तो बहुत खुशी होती। उनका आशीर्वाद मुझ पर रहे, स्नेह सब बना रहे, यही कामना करता हूँ। माँ को मिस कर रहे निशांत। हाँ, याद तो आती है। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने को लेकर उनके मामा मामी और ननिहाल के लोग भी काफी खुश दिखे। बहुत खुश है। इंतजार कितना मतलब वो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत खुश है। हम लोग बहुत दिन से ये इंतजार में थे कि कब पार्टी ज्वाइन करे। वो बहुत ज्यादा खुश हैं। हम सारे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सीएम के पोस्ट पे भी जाएं। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद निशांत लगातार धार्मिक जगहों पर जा रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। सोमवार को निशांत ने पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब पहुंचकर मत्था टेका और आशीर्वाद लिया था। निशांत के रूप में जेडीयू को नया नेता मिल गया है और नीतीश कुमार को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी भी। जल्द ही निशांत अपने पिता की तरह बिहार के सभी 38 जिलों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखना होगा यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति को बदलकर रख देने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक यात्रा कितनी सफल होती है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सियासत गर्म है। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर कहा कि सबसे पहले उन्होंने ही नीतीश कुमार को इस पर विचार करने की सलाह दी थी। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर रामनाथ ठाकुर ने कहा,
वो अच्छा काम करेंगे। आने वाले दिनों में संगठन मजबूत होगा। तो जेडीयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि निशांत संगठन को मजबूत करेंगे। ने कहा था कि नीतीश जी को इस पर विचार करना चाहिए। तो ठीक है, नीतीश जी ने विचार किया, अच्छी बात है। और नीतीश जी खुद आ रहे हैं राज्यसभा में, तो जिस तरह से बिहार में रहकर उन्होंने लगातार बिहार की सेवा की है, तो दिल्ली में रहकर बिहार की सेवा करेंगे, एक बड़ा अवसर है। तो कल ही आ गए, वो बहुत अच्छा है। वर्करों में जोश है, खरोश है, जनता खुश है। उनके आने पर संगठन मजबूत होगा, उनके आगे लोग चलेंगे। और वो आए हैं, वो अभी पहले बिहार घूमेंगे, प्रखंड घूमेंगे, विधानसभा क्षेत्र सब घूमेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे। एक पढ़ा लिखा नौजवान है, सौम्य है, बहुत ही सादगी जीवन जीने वाला लड़का है। नीतीश कुमार कल से समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण पर निकलेंगे। कल सीएम सुपौल और मधेपुरा में यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। सीएम नीतीश का राज्यसभा जाना फाइनल है, लेकिन सीएम पद छोड़ने और दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। सीएम पद छोड़ने से पहले सीएम नीतीश लगातार एक्टिव हैं। शनिवार को सीएम ने बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज का जायजा लिया था, तो रविवार को बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना का शिलान्यास किया। अब नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए योजनाओं का जायजा लेंगे। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा 10 मार्च से शुरू होगी। 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा जिले की यात्रा करेंगे। 11 मार्च को अररिया और किशनगंज में रहेंगे। 12 मार्च को पूर्णिया और कटिहार में समृद्धि यात्रा होगी। 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया में सीएम नीतीश रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में 14 मार्च को सीएम बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा करेंगे। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करते ही नीतीश कुमार का अगला प्लान तैयार हो गया है। 10 मार्च से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए ये उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत को जानेंगे ही और बिहार के सियासी माहौल को करीब से देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सीएम का पद छोड़ने और राज्यसभा में जाने के बाद से नीतीश कुमार का पता बदल जाएगा। सीएम नीतीश एक अने मार्ग से 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। 7 सर्कुलर रोड बंगले से नीतीश कुमार का पुराना लगाव भी रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 सर्कुलर रोड, पटना। सीएम नीतीश कुमार का नया ठिकाना यही होगा। सीएम पद छोड़ने के बाद सीएम नीतीश का पता बदल जाएगा। नीतीश कुमार एक अने मार्ग की जगह 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होंगे। नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड बंगला पसंद है। लोकसभा चुनाव 2014 हारने के बाद उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया था। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद नीतीश कुमार रहने के लिए 7 सर्कुलर रोड में ही आ गए थे। इस बंगले से नीतीश कुमार का पुराना लगाव भी रहा है। नीतीश कुमार ने अपने वास्तु के अनुसार पूरे बंगले को नए सिरे से बनवाया था। बंगले में पीपल का पेड़ भी लगवाया गया है, जहां सीएम अभी भी हर रोज मॉर्निंग वॉक के दौरान जाते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार एक अने मार्ग के बाद यह 7 सर्कुलर रोड में रह सकते हैं। इसकी काफी चर्चा तेज हो रही है और यहाँ पर 7 सर्कुलर रोड की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार मॉर्निंग वॉक के समय सुबह में 1 नंबर से 7 सर्कुलर रोड इस बंगले में जरूर आते हैं। और इस बंगले को नीतीश कुमार ने काफ़ी सजाया और संवारा है। काफ़ी इस बंगले में जो मेंटेनेंस का काम है वो हुआ है। और साथ ही साथ इस बंगले में नीतीश कुमार ने श्रीलंका से आया हुआ पीपल का वृक्ष भी लगाया है। और एक बार सुबह उस पीपल के वृक्ष को प्रणाम करने नीतीश कुमार यहाँ पर जरूर आते हैं। 7 सर्कुलर रोड बंगले की खासियत जान लीजिए। बंगले में 6 वीआईपी बेडरूम है, 2 बड़े ड्राइंग और मीटिंग हॉल है, एक बड़ा डाइनिंग हॉल है। बिल्डिंग के सामने से लेकर पीछे वाले हिस्से तक लॉन फैला हुआ है। लॉन के बीच में एक छोटा तालाब है। लॉन में टहलने के लिए ट्रैक भी बना है। बंगला चारों तरफ से पेड़ और हरियाली से घिरा है।
नीतीश कुमार अभी सीएम आवास 1 अणे मार्ग में रह रहे हैं। राज्यसभा जाने के बाद उनका 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होना नई भूमिका की शुरुआत मानी जा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया है। खौफ और दहशत की इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें आपको दहशत में डाल देंगी। इन तस्वीरों को देख आप खौफ में आ जाएंगे। बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीर सीधे सीधे इसकी तस्दीक कर रही है। नालंदा के रूपन बिघा गांव में हथियारबंद अपराधियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कैसे सफेद शर्ट और पैंट में एक अपराधी डंडा लेकर आता है, दुकान को निशाना बनाता है और फिर उसके साथ पीछे पीछे कई अपराधी भी आ जाते हैं। सभी पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। लाठी डंडों से दुकान के शटर पर वार किया जाता है, फिर दुकान को निशाना बनाकर फायरिंग भी करते हैं। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधियों ने सुमिरक देवी के घर और दुकान को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी। इस घटना में सुमिरक देवी गंभीर रूप से घायल हो गयी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से अपराधियों ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। हालांकि पूरी वारदात और अपराधियों की तस्वीरें कैमरे में जरूर कैद हो गईं। अब पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। बड़ा सवाल ये कि सरेआम फायरिंग करने और दुकान को निशाना बनाने वाले इन अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां हथियार के बल पर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी शॉप में लूटपाट हुई है। बसंतपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 की संख्या में बदमाश आए थे और दुकान में घुसकर गहने लूटकर फरार हो गए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन आप इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से जो अपराधी हैं वो दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो थाना के दीवार से सटे दुकान है, यहाँ सुरक्षा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में विस्तृत रूप से समीक्षा की जाएगी कि थाना की गश्ती इस वक्त कहाँ पर थी, 112 पर सूचना मिली थी क्या, एवं किसका इस एरिया में पेट्रोलिंग ड्यूटी था, उस सबकी भी समीक्षा। बसंतपुर थाना देख से लोग नाराज चल रहे हैं। देखिए, अगर नाराजगी का कोई स्पेसिफिक कारण रहेगा या उनके द्वारा डिटेक्शन नहीं किया जाएगा तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। चांदी का जेवर था, 10 किलो 12 किलो जेवर था और 6 किलो 5-6 किलो लमसम पुराना तरफ था, पुराना जैसे जेवर था और कैश 5-6 लाख रुपए ले गए थे। लगभग टोटल कितना गया? टोटल लमसम 25 लाख के लगभग। अच्छा, कितने लोग थे? 4 से 6 लोग थे, मतलब हम लोग चार लोग थे। तो इस लूटपाट की वजह से बवाल भी हो गया है। अरुण ज्वेलर्स में लूट मामले में लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया है और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी और लूट का सामान बरामद करने की मांग की जा रही है। घटनास्थल पर सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार पहुंचे हैं। बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर बाजार की घटना बताई जा रही है। तो सिवान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ज्वेलरी लूट मामले में अब लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। वहीं समस्तीपुर में दिन दहाड़े हथियार के बल पर लूट की वारदात सामने आई है, जहां 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक जर्दा गुटखा एजेंसी में घुसकर महज कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए और एक लैपटॉप लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बहादुरपुर इलाके में राहुल इंटरप्राइजेस एजेंसी में अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि तीनों बदमाश एक एक कर एजेंसी के अंदर घुसते हैं। एक बदमाश एजेंसी संचालक को एक कमरे में बंद कर देता है, जबकि दूसरा बदमाश उसके भाई पर पिस्टल तानकर कैश काउंटर खुलवाता है। इसी दौरान तीसरा बदमाश बैग लेकर पहुंचता है और काउंटर में रखे कैश को तेजी से बैग में भर लेता है। करीब 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर बदमाश लगभग 4,34,000 रुपए और एक लैपटॉप लेकर फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है
कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोग आकर के ऑफिस में लूटपाट किए हैं, बंदूक की नोक पे कुछ कैश ले गए हैं और एक कंपनी पर्सन का लैपटॉप लेके चले गए हैं। उसका तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, गल्ला में जो भी कैश था वो लेके चले गए हैं और मेरा सेल्समैन ये कलेक्शन करके आया था, उसका बैग भी पूरा वैसे ही लेके चला गया है। जहां पर एक रजनीगंधा और आईटीसी सिगरेट और बिस्किट का एजेंसी चलता है, वहां लगभग में 11:40 के आसपास 3 अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल से आए और लूट की घटना का अंजाम दिए हैं। सीसीटीवी लगा हुआ है और आने का भी दिशा इसमें है। कांड दर्ज किया जा रहा है और इसके अनुसंधान में हमारी टीम निकल चुकी है। बहुत जल्दी इस कांड का उद्भेदन किया जाएगा। तो पुलिस भले ही जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की दावा कर रही हो, लेकिन 2 जगहों पर हुए लूट की वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सवाल हैं जो न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर बदमाशों में खाकी का खौफ क्या खत्म हो गया है? क्योंकि लगातार बिहार के 2 अलग अलग जिलों में दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की गश्ती टीम आखिर क्या कर रही है, इन पर भी बड़ा सवाल है और अपराधियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है और इन सभी सवालों के जवाब प्रशासन को देने होंगे। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं सासाराम से, जहां हाथी ने आतंक मचा रखा है। तिलौथू के पास सोन नदी के बीचों बीच बालू के ऊंचे टीलेनुमा स्थान पर जंगली हाथी का आतंक है। 2 दिनों से जंगली हाथी इलाके से भटककर हाथी जो है वो सोन नदी के बीच के ऊंचे स्थान टीले के पास पहुंच गया है। हाथी ने कई झोपड़ियों को उजाड़ दिया। हालात ये है कि इलाके में रहने वाले लोग भाग खड़े हुए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हाथी किस तरह से घरों पर हमला कर रहा है। ये तस्वीर आप देखें, हाथी बेखौफ होकर घूम रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को खबर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोग डरे सहमे हैं। मैंने डेरा पर भी जामनी के 3 बेकत रही न जा, तो 3 बेकत में रही न जा तो हमनी के सब खा गइलन। एथी हो गइलन, के खा गइल? हाथी खा गइलन। हाथी माने हाथी तो झारखंड न चल गइल ना। हां, रोहतास में बड़ा जी। ये तो हाथी आया हुआ है, लेकिन हम ग्रुप में सुने कि वन विभाग के द्वारा वो का तो झारखंड में भेज दिया गया है। लेकिन जब मेरे पिताजी सुबह उठे तो देखें कि अपना ही जिला रोहतास जिला के जस्ट ये काली बीघा के जस्ट सामने डीला करते हैं, उसमें खेत में मेरे खुद बैठा हुआ था, जो कि मड़ई उड़ई इस तरह से सबका मड़ई सबका निकाला है। और वन विभाग के पास हम लोग ने 2-3 व्यक्ति हम लोग कॉल भी किए, वीडियो बना के सत्या ग्रुप में भी हम लोग डाले, लेकिन बार बार हम लोग फोन कर रहे हैं। ये लड़का भी फोन किया अपने नंबर से, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। राजस्व विभाग को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने हड़ताल पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा, विभागीय सुधार अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर कर्मचारी जिद पर अड़े रहे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार में सीओ और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा 31 मार्च तक 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य था, लेकिन लगातार हड़ताल से काम प्रभावित हुआ। उन्होंने इसे संयोग नहीं बल्कि साजिश बताया और कहा हड़ताल खत्म होते ही लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। विजय सिन्हा ने चेतावनी दी कि काम पर नहीं लौटने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करेंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग के 100 दिन की क्या उपलब्धि रही है, मैं आपके सामने आपके माध्यम से बिहार की उस मालिकों के सामने रखना चाहता हूं। सभी विभाग के लोगों के सहयोग से हमारे प्रधान सचिव की पूरी सक्रियता, विभाग के सारे पदाधिकारी की सक्रियता, एक टीम भाव से हम सब लोग मिल करके जिसको लोग असंभव कहता था उसको संभव करने का प्रयास किया। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कुछ लोग को वर्गलाने के खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब पूरा विभाग मिलकर काम किया है
तो जो उपलब्धि है एक बार पहले हम वो आपके सामने रख दें। आपको बता दें, पिछले 17 दिन से बिहार के राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रोन्नति, स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों समेत अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अब सभी अंचलाधिकारी यानी सीओ भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अंचलों में कामकाज ठप हो गया है। डीसीएलआर पद पर तैनाती न होने और सरकार की वादा खिलाफी से नाराज अधिकारियों के इस कदम से राज्य में जारी जमीन सर्वे और चकबंदी का काम पूरी तरह रुक गया है। देखना होगा प्रदेश के डिप्टी सीएम और भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा की चेतावनी का असर हड़ताली कर्मियों और अधिकारियों पर कितना पड़ता है और वे अपनी हड़ताल कब खत्म करते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बाल बचा पूर्व मंत्री नीरज बबलू का परिवार। नीरज बबलू की पत्नी कार में सवार थी। दाहोर 4 लेन पर ट्रैक्टर ने कार में टक्कर मार दी और टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बाढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वो कार है जो आप देखिए, इसी कार में पीछे से टक्कर मारी गई है। ट्रैक्टर ने इस कार में पीछे से टक्कर मार दी और देखिए कार का जो पिछला हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और मंत्री नीरज बबलू की पत्नी इस कार में मौजूद थी। हादसे में बड़ा नुकसान टला है। अच्छी बात है कि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते हैं, जहां जिले के लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में अविनाश कुमार के घर चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान एसपी भारत सोनी ने बताया कि पुलिस ने करीब 24 लाख रुपए नगद, चोरी की गई आभूषण के साथ साथ अन्य सामान बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला भी शामिल है। महिला रेकी करने का काम करती थी। छापेमारी के दौरान करीब 23 लाख नगद, 132 ग्राम सोना, एक बाइक समेत अन्य सामान बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों में 4 पटना जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। व्यक्ति आदित्य कुमार, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और वो एक मकान किराए पर रहता था बाईपास में, पटना बाईपास में, पटना सिटी बाईपास में। तो विपेंद्र कुमार भी उसके साथ गिरफ्तार हुआ, जो उसका सहयोगी था। और उसके बाद हम लोगों ने जो चोरी की सामग्री थी उसको बरामद करने के लिए हम लोगों ने लगातार अपनी और विशेष टीम को भेजना शुरू किया। और उसके बाद चोरी में जो ज्वेलरी है वो हम लोगों ने बरामद की और जो ज्वेलरी बेच के जो पैसा जो मिला उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में पशुपति कुमार पारस ने बड़ी घोषणा की है। पशुपति पारस ने बताया कि प्रिंस राज पासवान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पशुपति पारस ने कहा कि प्रिंस इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2 महीने के बाद पार्टी की बैठक में नियम के मुताबिक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। वहीं पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रिंस राज ने कहा कि वो पार्टी का विस्तार करेंगे। जिम्मेदारी दी गई है और मुझको पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जिस ढंग से पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ी थी, उसी के रास्ते पर आज प्रिंस राज जी को ये पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है। हम उनको पूर्ण विश्वास देते हैं कि भविष्य में हम काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, पार्टी का पूर्ण निर्माण करेंगे और पार्टी जिस तरीके से पहले मजबूती पे थी वापस हम लाएंगे। ईंट दर ईंट पार्टी का हम निर्माण करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के बाद नई सरकार के गठन और सीएम फेस को लेकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास की ओर से चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पर अब सियासत तेज है। वहीं इस पोस्टर पर चिराग पासवान की पार्टी के ही नेता और बिहार के मंत्री संजय कुमार ने कहा कि ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावना है और सीएम का चेहरा एनडीए के बड़े नेता तय करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है बिहार के। जब आगे का निर्णय लिया जाएगा, जब विचार आए गठबंधन के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व फैसला आएगा तो उसको स्वागत करेंगे। अभी मैंने पहले ही कहा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जब गठबंधन के अंदर जो फैसला आएगा तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, स्वागत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में जेडीयू ज्वाइन किया और कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। पिछले कई महीनों से उनकी एंट्री की चर्चा चल रही थी और इस पर आरा में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे युवाओं की राजनीति में भागीदार बताया है, तो वहीं कुछ ने पार्टी में संभावित खींचतान की आशंका भी जताई है। आज से एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो गई, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने आज विधिवत रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली और आज से जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो गई। इस पर देखिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो आज से निशांत युग का प्रारंभ हुआ है वो कैसी राजनीति है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र और समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति, सौम्य स्वभाव निशांत जी का आज पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। उनको पार्टी ने ज्वाइन कराया है। कैसे देखते हैं इसको, मतलब क्या लगता है? अब तक नीतीश कुमार नेता थे जिन पर परिवारवाद का आरोप। नीतीश जी के बारे में आप पक्ष हो या विपक्ष, पूरे बिहार वासियों के दिल में बसते हैं। नीतीश जी तो अच्छा काम किए हैं, लेकिन निशांत जी अब तो बिल्कुल नए आदमी है, नए चेहरे हैं। आगे देखना है कि कैसे कैसे रहती है और उनका आने के बाद पता चलेगा कि क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी ज्वाइन कोई भी कहीं पे ज्वाइन करे तो वो एक संगठन चल रहा है, उस संगठन के नेतृत्व में जो भी लोग अपनी बैठक करते हैं और उस बैठक में जो निर्णय होता है उसी के आधार पे किसी को भी अपना नेता बना के खड़ा कर दिया जाता है। मतलब निशांत को आने वाले दिनों में नेता बनाया जाए जब संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो सामने दिखाई दे रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। अब युवाओं का देश ही है, वही देश चलाएंगे। बिहार के विकास में युवाओं का ही योगदान होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि निशांत के आने से पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है, ताकि जो देश है, जो हमारा राज्य है, वो युवाओं का है। और निशांत आए हैं तो ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। लोगों को उनसे उम्मीद है कि वो अपने पार्टी के कार्य को आगे ले जाएं और पूरे देश स्तर पर स्थापित करें। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और अगली खबर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां फुलवारी शरीफ नगर परिषद का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। नगर परिषद सभापति आफ्ताब आलम ने इसे पेश किया है। इस दौरान फुलवारी शरीफ विधायक सह पूर्व मंत्री श्याम रजक के साथ ही वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। नगर परिषद फुलवारी शरीफ के इस बजट में अनुमानित आय करीब 145 करोड़ 25 लाख रुपए रहा, जबकि अनुमानित खर्च 135 करोड़ 18 लाख रुपए रहा। नगर परिषद फुलवारी शरीफ का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट जो है 145 करोड़ 25 लाख और उसी तरह से प्राकलित हुए भी 145 करोड़ 18 लाख 880 रुपए का है। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरी सहयोगी जूली के साथ।